नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत की जरूरत है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को लेकर के तरह-तरह की बातें आजकल सामने आ रही हैं। एक धारणा ये बन रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जब शुरू हुए थे तब उनके ज़रिए एक वैकल्पिक मनोरंजन की जो एक धारा थी, एक सार्थक मनोरंजन की, कम बजट वाली फ़िल्मों की या छोटे कलाकारों को मंच मिलने की, या जो लोग बड़े पर्दे तक नहीं पहुँच पाते, अपना काम नहीं दिखा पाते, उनको मंच मिलने की, वो धारणा धीरे-धीरे जो है अब टूट रही है। और हम ये देख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स जितने भी हैं, जितने भी बड़े ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या जो और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी जो है बड़े सितारों का ही बोलबाला है। बड़े बजट की फ़िल्में, बड़े बजट की वेब सीरीज़, महँगे सितारे और वही सेक्स, हिंसा, मार-धाड़, वॉयलेंस, गाली-गलौज, इस सब का बोलबाला है, जिसको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स, जो कि एक तरीके से कहा जाए कि पूरे परिवार के साथ मनोरंजन को देखने के लिए बने थे, जिनसे जब कोविड का दौर था, तो जब लोग सिनेमा हॉल नहीं जा रहे थे, तो घर बैठ कर के जब व्यक्ति अपना मनोरंजन कर सकता था पूरे परिवार के साथ, धीरे-धीरे उसमें कहीं न कहीं एक फाँक-सी होती नज़र आ रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ओटीटी पर बहुत सारा ऐसा कंटेंट आ रहा है, जो आप सिर्फ़ अकेले बैठकर तो देख सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ देखने में शायद आपको हिचक महसूस हो। तो क्या ओटीटी पर भी जो हमारा बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, उसका फ़ॉर्मूला हावी हो रहा है कि वहाँ प बड़े सितारे, बड़े बजट की फ़िल्मकार, बड़े बजट के वेब सीरीज़ लिखने वाले लेखक या उस तरह के कलाकार, और वही फ़ॉर्मूला जो कि बड़े पर्दे पर फ़िल्मों का होता है, वही सारा कुछ हावी हो रहा है। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए कुछ विद्वान मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। हमेशा की तरह प्रोफ़ेसर जबरीमल पारख हमारे साथ हैं। पारख साहब हिंदी सिनेमा के बहुत जाने-माने विश्लेषक हैं। पिछले करीब 4 दशकों से हिंदी सिनेमा के बारे में लगातार लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हैं हमारे साथ, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं। अजय जी बहुत वर्षों से फ़िल्म समीक्षा कर रहे हैं और आजकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी सक्रिय हैं और वो भी कई किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ धनंजय कुमार जी भी जुड़ेंगे, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और डिजिटल माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। वो स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के कंटेंट का मसला है, उसमें किस तरह की चीज़ें उनको देखने को मिल रही हैं। मैं अपनी बातचीत की शुरुआत अजय जी आपसे करना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो प्रश्न हम आज उठा रहे हैं या जो प्रश्न मैंने अपनी प्रस्तावना में प्रस्तुत किया कि क्या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी फ़ॉर्मूला हावी हो रहा है? क्या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स जो है वो जिस तरह का एक सम्यक मनोरंजन हमने सोचा था कि एक प्लेटफ़ॉर्म जिसके ज़रिए हम घर में बैठकर जो पहले दूरदर्शन पर हम देख सकते थे, क्या उस तरह की जो अवधारणा है वो टूट रही है? क्या कहेंगे आप? जी, नमस्ते सारे दर्शकों को नमस्कार, पारक साहब आपको नमस्कार और अमिताभ आपका जो सवाल है उस सवाल में आंशिक सच्चाई तो है। आंशिक सच्चाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक उम्मीद जिस उम्मीद की आप बात कर रहे हैं, वो उम्मीद एक छोटा हिस्सा है पूरी ओटीटी का और उस उम्मीद में ज़रूर फाँक आ गई है और अभी जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, जैसी फ़िल्में वहाँ आ रही हैं, उससे सचमुच ये पता चल रहा है कि जो बड़े स्टार हैं, लोकप्रिय स्टार हैं, उनका बोलबाला बढ़ता जा रहा है, उनकी धमक बढ़ रही है। लेकिन ओटीटी को हमें 2 नज़रिए से देखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ओटीटी न सिर्फ़ एक विकल्प है बल्कि एक बहुत आवश्यक माध्यम के तौर पर हमारे बीच आया है और इसका स्वागत होना चाहिए। इसकी आरंभिक गड़बड़ियों या कमज़ोरियों को लेकर के हमारी शिकायतें हो सकती हैं, हम उन्हें दुरुस्त करें, लेकिन इन्हें कभी बंद करने या इन पर सेंसरशिप लागू करने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। और अभी तक जैसा चल पा रहा है ओटीटी और जिस तरीके से ये हमारे बीच मौजूद है, उसे लेकर के जो धारणाएँ बनी हैं, एक तो गाली-गलौज वाली बात है, सेक्स वाली बात है। कुछ लोग तो आगे बढ़ के कहते हैं कि ये कल्चरल हमें झटका भी देता है, हमारी संस्कृति पे खतरा है ओटीटी।
इस तरह की बातें चलती रहती हैं। और तो अभी हाल ही में एक किताब भी आई है या आने वाली है, जो ओटीटी को ही विषय बना करके एक दक्षिणपंथी लेखक ने लिखी है। तो वहाँ इसी तरह की बातें होंगी, तमाम शिकायतें होंगी ओटीटी को लेकर के। मैं पिछले 4 सालों से ओटीटी पर लगातार लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। उनकी धमक महसूस की है मैंने। उन पर जब हिंदी फ़िल्में आनी शुरू हुई या बाकी फ़िल्में आनी शुरू हुई, भारत की बनी हुई, उस पर भी जो विवाद चला और जिस तरीके से थिएटर वालों ने प्रतिवाद किया और एक धमकी भी दी, वो सारा सब पृष्ठभूमि में है मेरे। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ओटीटी आज के समय की एक ऐसी ज़रूरत है, जिसका होना और जिसका बने रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको सिर्फ़ तात्कालिक फ़िल्में, जैसे आज की फ़िल्में जो रिलीज़ हो रही हैं, वो वहाँ कैसे आ रही हैं, क्या देख पा रहे हैं हम, उसमें कौन से पॉपुलर स्टार आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सिर्फ़ इसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे तो सब कुछ नकारात्मक दिखेगा। लेकिन मेरे लिए ओटीटी एक ऐसा ऑनलाइन पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है मेरे लिए, जहाँ पे देश-विदेश की तमाम फ़िल्में मौजूद हैं और मैं अपनी पसंद से उन फ़िल्मों को अपने समय से देख सकता हूँ अच्छी क्वालिटी में। यूँ तो फ़िल्में यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ की क्वालिटी की गारंटी नहीं है कि आपको फ़िल्म अच्छी दिखाई पड़ेगी या उसमें क्या होगा। यहाँ न सिर्फ़ हम आज की फ़िल्में देख पाते हैं, हम अपने 5 दशक, 10 दशक पहले, 10 दशक तो ज़्यादा हो गया, 5-6 दशक पहले की फ़िल्में देख पाते हैं। विदेशों की बेहतरीन फ़िल्में देख सकते हैं। हम टारगेटेड व्यूइंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने तय किया कि हम इस निर्देशक की सारी फ़िल्में देखना चाहते हैं, तो आप किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पर उनको ज़रूर पा लेंगे और देख सकते हैं। हाँ, इसके पीछे एक रकम देनी पड़ती है। वो रकम मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा है भारत के हिसाब से, लेकिन अब धीरे-धीरे इन चीज़ों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अगर आप नए सिस्टम में, नए विकल्प में जाते हैं, तो ये सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बावजूद इसके मैं ये भी कहूँगा कि जो पैसा वहाँ खर्च हो रहा है, वो थिएटर में जाके फ़िल्म देखने से बहुत कम है। क्योंकि थिएटर में एक फ़िल्म देखने का खर्च आजकल ₹250-300 आता है, जबकि नेटफ्लिक्स जैसा जो सबसे महँगा है, वो ₹450 महीने का आता है। बाकी तो और थोड़े सस्ते हैं, तो वहाँ काम चल जाता है। मैं ओटीटी को लेकर के बहुत ज़्यादा हताश या निराश नहीं हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें आकस्मिक भी लगती हैं और तात्कालिक लगती हैं कि वो जो वहाँ प्रदूषण कह लें या एक बाढ़ सी आई हुई है, उसमें सब कुछ खर-पतवार सब बह के आ रहा है, वो सब कुछ है। बावजूद इसके वहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो बेहतरीन है, जो अच्छा है और जो आपको एक विकल्प के तौर पर, मनोरंजन के विकल्प के तौर पर पेश हो रहा है और हम उसे देख पा रहे हैं, उसका आनंद भी उठा पा रहे हैं। इस संदर्भ में जब हम ओटीटी को देखेंगे तभी हम ओटीटी का सही मुआयना या आकलन कर पाएँगे। और ये आप इन आपत्तियों में मुझे कोई दम नहीं लगता। आपकी एक बात से भी मुझे आपत्ति है कि फैमिली व्यूइंग जो ओटीटी है वो फैमिली व्यूइंग की चीज़ है और परिवार के साथ देखने की चीज़ है। मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि आजकल ओटीटी के शोज़ भी आप देखें तो वहाँ उम्र बता दिया जाता है कि इसको इस उम्र के लोग ही देख सकते हैं। अब ये फैमिली डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है कि आप कोई भी शो जो कि 18 साल से अधिक उम्र का है या एडल्ट शो है, उसको क्यों आप बच्चों के साथ देख रहे हैं? या क्यों आपके बच्चे बैठे हुए हैं जब आप उस शो को देख रहे हैं? तो ये तो इंटरनल डिसिप्लिन की बात है, परिवार के डिसिप्लिन की बात है कि किस तरह की व्यूइंग हो। मैं हमेशा से इस बात का विरोधी रहा हूँ, जब भी ये बात होती है कि एडल्ट फ़िल्म आ रही है या एडल्ट कंटेंट कैसे देखा जाए। भई हम अगर 18 साल की उम्र में वोट डाल सकते हैं, तो 18 साल की उम्र के बाद से हम ये भी तय कर सकते हैं कि हम क्या किस तरह की चीज़ें देखें या ना देखें। या निश्चित रूप से अभिभावक और घर के जो मेंबरान हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वे अपने बच्चों में किस तरह की ट्रेनिंग डालते हैं कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। हालाँकि तमाम चाइल्ड लॉक लगाने के बावजूद आजकल ऐसी सुविधाएँ आ गई हैं और बच्चे इसमें ज़्यादा माहिर हैं, हमसे ज़्यादा माहिर हैं, जहाँ वे जाके ऐसे कंटेंट देख सकते हैं, जिसके लिए हम उन्हें मना करते हैं। तो ये तो
एक एंटरटेनमेंट एविल कह लें, सोशल एविल नहीं है, ये एंटरटेनमेंट एविल है जिसके साथ हमें रहना है और जिसके साथ रहते हुए हमें सीखना भी है कि हम आखिर क्या कर पाएँगे और क्या नहीं कर पाएँगे। जो आप बात कर रहे हैं कि पॉपुलर स्टार आ रहे हैं, पॉपुलर कंटेंट आ रहा है, तो ये आज से 6 महीने पहले ये चीज़ें ज़्यादा हो गई थी। पिछले 6 महीने में ओटीटी वालों ने भी अपने नियम कानून बदल दिए हैं। अब उन्होंने ये तय पहले क्या था कि पैंडेमिक के समय में और उसके कुछ समय बाद तक जो भी निर्माता निर्देशक अपनी फ़िल्में थिएटर में रिलीज़ नहीं कर पा रहा था या जो उनकी कमज़ोर फ़िल्में थी जिनमें उन्हें लगता था कि थिएटर में इसके दर्शक नहीं आ रहे थे, वो उसको ओटीटी पे जाके टाँग देते थे। ओटीटी एक ऐसी खूंटी हो गई थी, जहाँ हर तरीके का एंटरटेनमेंट टंगा हुआ था और वो उसको लगता था निर्माता निर्देशक को चलो इसी बहाने कुछ पैसे आ गए, थिएटर में जाने पे ये पैसे नहीं आ पाते। लेकिन जो दूध का जला मट्ठा भी फूँक कर पीता है, ओटीटी वाले भी सावधान हो गए हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि वे कहते हैं कि पहले आप अपनी फ़िल्म थिएटर में रिलीज़ कीजिए, उसके बाद ही हम उसको लेंगे या उसके अधिकार खरीदेंगे। वे ये भी देखना चाहते हैं कि थिएटर में रिलीज़ होने के बाद ऑडियंस रिस्पॉन्स कैसा आता है उस फ़िल्म को लेकर के और उसी के हिसाब से वो उसके पैसे तय करते हैं। फिर भी इस प्रावधान के बावजूद कुछ ऐसे निर्माता निर्देशक ताकतवर निर्माता निर्देशक हैं और उनका नाम नहीं लेना चाहिए। उन लोगों की साठगांठ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से होती है और वे लोग ऐसी फ़िल्में जो पहले से उनको कमज़ोर दिखती हैं, उसको ओटीटी पर लगा देते हैं। आज भी ये हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। लेकिन ओटीटी पर जो इंडिपेंडेंट सिनेमा आया है, जो बेहतरीन सिनेमा आया है, जैसे हमने पिछले दिनों जो सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी है जैसी फ़िल्म देखी वहाँ पे, गुलमोहर जैसी फ़िल्म देखी हमने। इस तरीके की बहुत सारी फ़िल्में आई हैं, छोटी-छोटी फ़िल्में आई हैं, जो हमने देखा है। मैं कुछ चर्चित फ़िल्मों के नाम ले रहा हूँ। आगे भी ऐसी फ़िल्में आएँगी। इधर ओटीटी ने क्या किया है पिछले 2 महीने में, वे क्या कर रहे हैं कि किसी निर्माता के साथ मिल कर के फ़िल्म बना रहे हैं। फ़िल्म बनाने के बाद वे उसको कहते हैं कि हम इसको टोकन रिलीज़ कर देंगे। टोकन रिलीज़ करने का मतलब हुआ कि उसको 400 स्क्रीन नहीं मिलेगा, उसको 25 स्क्रीन, 50 स्क्रीन, 80 स्क्रीन जैसे फ्री ऑफ अस करके एक फ़िल्म आई है अभी, इसी हफ्ते रिलीज़ हुई है। उसको सिर्फ़ 60 या 70 स्क्रीन मिले हैं, आप चाहेंगे तो अपनी मर्ज़ी से उसको नहीं देख सकते हैं। अब ये इंतज़ाम बन रहा है कि ऐसी फ़िल्में रिलीज़ कर देंगे और 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते के बाद हम उसको ओटीटी पे अपने ले आएँगे ताकि उसको व्यूअरशिप मिल जाए। इसके अलावा एक चीज़ और हो रही है कि जो ओटीटी फ़िल्में आ रही हैं, ओटीटी पर रिलीज़ करने के बाद अगर उसको पॉपुलैरिटी मिलती है, दर्शक मिलते हैं, तब वे उसको थिएटर में भी ले जा रहे हैं। और उसको ओटीटी पे आने के बाद से थिएटर में रिलीज़ किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो मैं मुझे लगता है कि ओटीटी का कोई अभी सीधा-साधा शफ़ाफ़ रास्ता नहीं है और ना पूरा परिदृश्य ही इतना क्लियर है कि सब कुछ स्पष्ट राय दी जा सके। वहाँ सब बहुत घाल-मेल है। उस घाल-मेल में हम किसी नतीजे पे पहुँचने के पहले थोड़ा सब्र करें, देखें। कुछ सालों तक हमें देखना पड़ेगा कि ओटीटी किस रास्ते जाता है। मुख्य रूप से जो 3 बातें हैं मैं कहना चाहता हूँ, एक तो सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। हाँ, उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं उस पर आत्मनियंत्रण उनका होना चाहिए और इसके लिए एक कमिटी बनी हुई है। रही बात पॉपुलर कलाकारों के आने की, तो उसको आप इसलिए नहीं रोक पाएँगे कि ओटीटी के जो क्यूरेटर हैं, अगर उनके नामों पर आप जाके गौर करें और थोड़ा-सा फ़िल्मों का इतिहास जानते हों, तो जैसे कि असफल कलाकार अभिनय का शिक्षक हो जाता है, वैसे ही असफल फ़िल्मी हस्तियाँ वहाँ क्यूरेटर बन गई हैं और उनके अपने साठगांठ हैं सारे तमाम जो पॉपुलर कलाकार या प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो उनको तरजीह देते हैं। एक किस्म का नेपोटिज़्म या भाई-भतीजावाद वहाँ भी चलता है। तीसरे, जो ओटीटी के क्यूरेटर हैं, वो उनको अभी भारतीय मानसिकता की और भारतीय ज़रूरतों का उतना ख़्याल नहीं है। ये मुख्य रूप से एमबीए किए हुए छात्र हैं, जिनकी हमें शिकायत रहती है और ये विदेशों के से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। ओटीटी पे क्या चलता है, इनका प्रशिक्षण विदेशों का है। तो वे उस तरीके से कंटेंट चुनते हैं और उनके सामने एक छोटा ध्येय होता है और उसको बड़ा करके बताते हैं कि हम एक साथ 140 देशों में जाते हैं। तो हमें 140 देशों के लिए
कंटेंट क्रिएट करना होता है। ये सब सीधा झूठ है। आपका मेन टारगेट, आपका मेन ऑडियंस कहाँ का है, जिसके लिए कंटेंट बन रहा है, और उसके बाद वो क्रॉस करता है कि नहीं करता है उस कंटेंट को। अगर मान लीजिए इंडिया स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम बना हुआ है और वो ज़्यादा पसंद आता है, जैसे सेक्रेड गेम्स था या बाद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जो क्रॉस करती हैं और फिर उसको उन 120 देशों के लोग देखते हैं और ये सारी चीज़ें होती है। और सबसे बड़ी बात जो ओटीटी से जो मुझे फ़ायदा हुआ है या हमारे जैसे बहुत सारे दर्शकों को फ़ायदा हुआ होगा कि एक सबटाइटलिंग के साथ हम दुनिया भर की चीज़ें देख सकते हैं, दुनिया भर की भाषाओं की फ़िल्में देख सकते हैं, जो इसके पहले मुमकिन नहीं था। सिर्फ़ फ़िल्म फेस्टिवल में ही जाकर के हम वैसी फ़िल्में देख पाते थे। तो आरंभिक चर्चा के लिए मैं इतनी सारी बातें छोड़ रहा हूँ, सारे ओपन डिस्कशन के लिए। जी, अमिताभ। धन्यवाद अजय जी। आपने कुछ बड़े दिलचस्प नुक्ते उठाए हैं। जैसे एक तो आपने सेंसरशिप की बात की, कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। अब ओटीटी को लेकर के जो एक सेल्फ रेगुलेशन का मामला है, वो हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से लेके सरकार तक सब सारी जगहों पर वो बिखरा पड़ा है और उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएँ चल रही हैं और तमाम तरह के पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ इस तरह की चीज़ें शुरू भी की गई कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरह से जो है चीज़ों का नियमन करना चाहिए, इसको लेकर के उनको कुछ निर्देश भी दिए गए और ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों की तरफ से ये कार्रवाई चल रही है। एक तो वो मसला है। दूसरा जो मामला आपने कहा कि ओटीटी जो है वो आपके लिए मतलब प्रांतीय सिनेमा से लेकर के या गैर हिंदी सिनेमा से लेकर के तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की खिड़कियाँ खोलता है, जो कि अपने आप में एक बहुत सही बात है। ये बिल्कुल होता ही है और उसके ज़रिए आप उत्कृष्ट सिनेमा भी देख सकते हैं। तीसरी बात आपने कही बड़े कलाकारों वाली, जो आपने कहा कि उसको हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो जो है कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ है कि जो फ़िल्मकार भी करेंगे और आपने कहा कि असफल कलाकार जो होते हैं वो सब क्यूरेटर बन जाते हैं वग़ैरह-वग़ैरह, वो सारी बातें भी हैं अपनी जगह। लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए दरअसल हम आज बात कर रहे हैं, मेरी समस्या ये है, मतलब समस्या क्या कहूँगा, मैं जो जिस चीज़ से देख पा रहा हूँ, जिस तरह का कंटेंट हम बना रहे हैं, आपने कहा कि ये हाल के 6 महीनों मतलब 6 महीने पहले तक की स्थिति थी, पर मुझे अभी भी क्या दिख रहा है कि जिस तरह का कंटेंट आ रहा है ओटीटी पर, ख़ास तौर से मैं हिंदी भाषी कंटेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि या तो बम्बई में यानी मुंबई में बैठे लोग बना रहे हैं या अन्यत्र जो लोग बना रहे हैं और वो इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आ रहा है हमारे पास। उसमें जो है वो कहीं न कहीं फ़ॉर्मूला बद्धता की हमको एक झलक दिखने लगी है। वहाँ हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक फैमिली मैन चल गई तो आपको उसी तरह की सीरीज़ देखने को मिलेगी कि जिसमें एक आदमी जासूस है और वो कुछ-कुछ कर रहा है और देश के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ कर रहा है, कुछ वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। उस तरह की आपको सीरीज़ देखने को मिलेंगी। या अगर कोई एक ऐतिहासिक सीरीज़ चल गई, तो फिर उसी की तर्ज पर जो है बहुत सारी उसकी नकलें शुरू हो जाएँगी, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स। या अगर कहीं मान लीजिए पंचायत जैसी कोई सीरीज़ अगर पॉपुलर हो गई, तो पंचायत की नकल में आपको उस तरह के सीरियल या उस तरह के जो है धारावाहिक देखने को मिल जाएँगे। तो उससे क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं या जैसे मान लीजिए मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ थी। अब मिर्ज़ापुर बहुत पॉपुलर हुई, बहुत उसमें बड़े उस पर काफ़ी चर्चाएँ भी हुई, लेकिन भयंकर हिंसा और भयंकर उसमें गाली-गलौज और उसमें जो भाषाई हिंसा थी और सचमुच का खून-खराबा भी बहुत दिखाया गया उसमें अलग तरीके से। तो वो सारी चीज़ें एक अलग तरह से प्रभावित करती हैं आपको। मैं पारख साहब आपके पास आना चाहता हूँ, इन तमाम बातों को जोड़ते हुए आप जो है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो कंटेंट आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसका समाजशास्त्रीय अगर हम विवेचन करना चाहें, तो किस तरह का समाज जो है वो ओटीटी के ज़रिए हम बना रहे हैं। अजय जी ने कहा कि आपके सामने ये आज़ादी है कि आप उसको अकेले में देखें, आप को इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं कि आप बच्चों के साथ ना देखें। लेकिन क्या एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जो कि दरअसल आप अगर घर में हैं तो वो आपको टेलीविज़न की स्क्रीन के ज़रिए मिल रहा है। अगर आप मोबाइल पर हैं तो अलग बात है, आप अपने कमरे में बैठे हैं और अपने एक मोबाइल मिनट, पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमिताभ जी, एक मिनट आप बोलते रहिएगा, मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट बस। जी, तो मैं अपनी बात अजय जी आपने जो बात कही उससे निकाल कर के कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो कोई गलत काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके जैसे हम सिनेमा के संदर्भ में कहते हैं कि सिनेमा एक फ़ॉर्मूला का शिकार हो जाता है। उसमें उसके बीच में कई बार छोटे फ़िल्मकार आते हैं जो बहुत अच्छी फ़िल्में देते हैं, कुछ फ़िल्में बहुत पॉपुलर भी हो जाती हैं, जैसा कि हमने देखा है चाहे ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा हो या बाकी चटर्जी का सिनेमा हो या इस तरह के लोगों का सिनेमा हो। उसी तरह से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपने खुद एग्ज़ाम्पल दिया
मनोज वाजपेयी की फ़िल्म का सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, जो कि अपने आप में एक बहुत शानदार फ़िल्म है। और ये भी सही है कि उस फ़िल्म को अगर सिनेमाघर में रिलीज़ किया जाता तो शायद उसको उतने दर्शक ना मिलते, जितने कि उसको ओटीटी पर देखा। जैसे आपने थ्री ऑफ अस का ज़िक्र किया, थ्री ऑफ अस भी उसी तरह की एक फ़िल्म है, जिसको कि अगर ओटीटी पर देखा जाए, तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत प्रशंसा मिलेगी, सिनेमा हॉल में उसको उतने दर्शक नहीं मिलेंगे। पारक साहब, अब मैं आपके पास आता हूँ, जो मैंने आपसे उस समय बात कही थी, उन्हीं सारी जिज्ञासाओं को लेकर के मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि ओटीटी कंटेंट को लेकर के आप उसका किस तरह से समाजशास्त्रीय विवेचन करना चाहेंगे, जो अभी चल रही हैं स्थितियाँ? जैसे मैंने कहा ना कि अभी बड़े फ़िल्मकारों, बड़े बड़े स्टार्स उन सबको लेकर के मान लीजिए कि अब कोई आप फ़िल्म ले आते हैं जिसमें करीना कपूर हैं, जिसमें बड़े फ़िल्म स्टार्स हैं, जो कि जिनकी फ़िल्में सिनेमाघरों में या मल्टीप्लेक्सेस में भी रिलीज़ हो रही हैं। उनसे ओटीटी का तो कद बढ़ता है, लेकिन क्या वो किसी छोटे फ़िल्मकार की जो खिड़की खुली हुई है, उसको थोड़ा उसको सकरा नहीं कर देती हैं, पारख साहब? ऐसा है कि अजय ने जो बातें कही है, कमोबेश मैं उससे सहमत हूँ। और मुझे जो डर ओटीटी को लेकर महसूस हो रहा है आपको, वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा आकृष्ट नहीं करता। हाँ, सबसे पहले मैं वहाँ से शुरू करूँगा, सेंसरशिप से, और फिर एक-एक करके जो बातें आपने उठाई है उसका भी। सेंसरशिप तो नहीं होनी चाहिए, मैं तो फ़िल्मों के सेंसरशिप के ही खिलाफ हूँ, ओटीटी पर क्यों हो। हम एक 75 साल हो गए आज़ादी के, और सभ्यता तो हमारी 5000 साल पुरानी है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। तो इसलिए घबराने की क्या बात है? ये तो वो देश है जिसमें वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था। तो इतना डरने की बात नहीं है, और एक बहुत सरल रास्ता है जो ओटीटी ने ही दिखाया है कि आप उस पर उम्र लिख दीजिए, और घरों में लोग समझदार हैं, जो 13 साल के बच्चों के लिए फ़िल्में हैं, उसे निश्चित रूप से 13 साल और उससे छोटे बच्चे ही देखते हैं, और जो 16 साल या 18 साल लिखा हुआ होता है, उससे उन बच्चों को बचाने की कोशिश की जाती है, आमतौर पर घरों पर ऐसा कोई जो है, और उसके बावजूद भी देख लें, तो बावजूद तो ऐसा है कि ओटीटी को क्यों दोष दें, पोर्नोग्राफ़ी खूब इंटरनेट पर है, और वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए, और इस संदर्भ में मैं उदाहरण देना चाहूँगा। अभी एक सीरियल ओटीटी पर ही, मुझे नहीं मालूम है कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म से आ रहा था, लेकिन क्राइम आजकल करके एक सीरियल अ, आ रहा है, जिसमें ये विक्रांत मैसी जो है उसका प्रेज़ेंटर है, एक तरह के एंकर, और कहानियाँ चलती है, और नई तरह की कहानियाँ हैं, जो इस ज़माने में जब डिजिटल से बहुत कुछ आदान-प्रदान हो रहा है, और बहुत तरह की ठगी हो रही है, बहुत तरह के नए क्राइम हो रहे हैं, और हम सबों के अनुभवों में भी ऐसे क्राइम आए हैं। उन क्राइम्स को लेकर वो सीरियल बनाया गया है, ठीक है? और उसमें नए कलाकार हैं, यंग कलाकार हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, और मुझे तो वो काफ़ी ठीक लगा। और मुझे लगा कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह के, मतलब एक दिमाग तो फ़िल्मकारों का जा रहा है ना कि यथार्थ जैसे बदल रहा है, उसके अनुसार नई कहानियाँ भी दें। इसी तरह से बड़े कलाकार अगर आते हैं, जैसे जाने जहाँ, जिसमें करीना कपूर है, तो एक ऐसा मंच जहाँ पर अभिनय की संभावना हो, जहाँ पाठकों तक, दर्शकों तक पहुँचने की संभावना है, तो बड़े कलाकार क्यों नहीं जाना चाहेंगे? ज़रूर जाना चाहिए अगर वो कलाकार हैं तो। और अगर करीना कपूर या करिश्मा कपूर या कोई भी वो भी निश्चित रूप से अगर ओटीटी के सीरियल्स में या फ़िल्मों में वो काम करते हैं, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक दूसरे तरह से भी इसे देखा जा सकता है, जैसे जाने जहाँ। जाने जहाँ में करीना कपूर तो है, लेकिन उसके साथ में जो दूसरे कलाकार हैं, वो ज़्यादातर ओटीटी के माध्यम से ही लोकप्रिय हुए हैं, और अच्छे अभिनेता के रूप में उन्हें प्रतिष्ठा मिली है। तो इसे इस रूप में भी तो देखा जा सकता है ना कि करीना कपूर जैसी बड़ी स्टार जो है, वो ऐसे कलाकारों के साथ काम करने के लिए सहज रूप से तैयार हो गई, जिनको लोकप्रियता ओटीटी ने दी है।
और जो निश्चित रूप से बेहतर है, जैसे क्या नाम है, विजय राज या नहीं, वो विजय जो वर्मा। नया लड़का है काफ़ी अच्छा कलाकार विजय है। वर्मा। हाँ, विजय वर्मा। इसी तरह से आप देखेंगे कि मैं एक चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब मैंने ओटीटी पर लिखा था कि एक चीज़ सबसे पहले हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि ये भी एक पूँजीवादी समाज का की देन है। और इस ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये उन लोगों ने प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किए हैं जो उसके माध्यम से व्यवसाय करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं। हम इस आधार पर उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकते कि साहब ये अब इस पर इस तरह की फ़िल्में आएँगी। वो तो अंततः आएगी, उनमें जिससे मुनाफ़ा होगा, जिससे उन्हें फ़ायदा होगा, उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा मंच देंगे अपने पर, और जिसे फ़ायदा नहीं होगा, उसको पीछे धकेल देंगे। यह एक सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ जो है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ओटीटी और सिनेमा घरों में जो फ़िल्में रिलीज़ होती है, उसमें अंतर अब भी कायम है। बहुत सारी चीज़ें जो है, वो ज़्यादा साहस के साथ ओटीटी पर जो धारावाहिक या जो फ़िल्में आ रही है, उसमें दिखती है। जैसे आश्रम नामक जो आपके इस पर दिखाई दे रहा, आश्रम जैसे सीरियल जो है, वो हो सकता है कि जो लोकप्रिय टीवी मंच है, उन पर वो दिखाना मुश्किल हो, लेकिन ओटीटी पर वो बड़े आराम से न केवल दिखाई जा सकती है, बल्कि दिखाते हैं। और उसी आश्रम ने ये संभव बनाया कि सिर्फ़ एक बंदा काफ़ी है जैसी फ़िल्म जो है घर-घर तक पहुँची और लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। खतरा जो है मुझे लगता है कि नंबर 1, इन सब चीज़ों का जो चीज़ें इसमें आ रही है, उन चीज़ों का बहाना लेकर सरकारें इस पर अपने नियम-कायदे थोपना शुरू कर दें। ये कहकर कि साहब ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसमें इससे जो है युवाओं में और बच्चों में अश्लीलता का प्रसार होगा, और इस तरह की कई चीज़ें करके इसे रेगुलेट करने की कोशिश करें या किसी तरह की सेंसरशिप थोपने की कोशिश करें। मेरा अपना विचार है कि फ़िल्मकारों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अ, अगर 4 फ़िल्में मान लीजिए ऐसी आएगी जो बहुत कह सकते हैं कि बहुत उत्कृष्ट कोटि की नहीं होगी, लेकिन उसमें संभावना हमेशा रहेगी कि कुछ नई चीज़ें, कुछ नए प्रयोग भी उसमें आएँगे, और वो नए प्रयोग आ रहे हैं। जैसे ये अभी एक सीरियल आया, हालाँकि उसका विषय मुझे काफ़ी अच्छा लगा, टाली करके, जिसमें सुष्मिता सेन ने काम किया था। हो सकता है कि अगर वो सिनेमा हॉल पर इस तरह की कोई फ़िल्म होती तो कोई अभिनेत्री उसमें काम करने के लिए तैयार भी होती या नहीं, कहना मुश्किल है। लेकिन उस सीरियल के लिए सुष्मिता सेन ने काम किया और वो दिखाई गई। तो ये बिल्कुल कई तरह के प्रयोग करने की संभावनाएँ इसमें रहती है, और वो है। हुमा कुरैशी जैसी अभिनेत्रियाँ तो केवल इसी ओटीटी के कारण बहुत अच्छी और बड़ी अभिनेत्रियों के रूप में स्थापित हो गई है। तरला मेहता के जीवन पर बनी हुई जो तरला नाम की फ़िल्म है, वो घर-घर में देखी गई। तो संभावना सब तरह की है। मेरा अपना विचार ये है कि पाठ जो दर्शक है, उनकी अभिरुचियाँ बहुत तरह की है। वो एक तरह की चीज़ें नहीं पसंद करते। बहुत सारे हैं जो क्रिमिनल अ क्राइम बेस्ड कहानी पसंद करते हैं। कुछ है जो पंचायत जैसे सीरियल पसंद करते हैं। कुछ पॉलिटिकल क्राइम पसंद करते हैं। कुछ नई चीज़ देखना पसंद करते हैं। तो इस तरह की फ़िल्मों में भी इस तरह से चलता रहा। जहाँ तक फ़ॉर्मूला जो बम्बईया फ़ॉर्मूला है, वो बम्बईया फ़ॉर्मूला तो अब धीरे-धीरे खुद कहना चाहिए कि व्यावसायिक सिनेमा से भी दूर होता जा रहा है। कोई बहुत ज़्यादा उसमें उस तरह का पुराना फ़ॉर्मूला जो 70-80 का फ़ॉर्मूला, वो तो कभी का खत्म हो चुका है। हाँ, म्यूज़िक, डांस, ये चीज़ें तो अभी भी कायम है, वो शायद रहेगी। लेकिन ओटीटी जो है, वो कहीं ज़्यादा मुझे यथार्थ के नज़दीक लगती है। अब उस यथार्थ में
कभी कभी वो एक तरह का प्रकृतवाद भी आ जाता है, जिसमें गालियां भी है, जिसमें इस तरह के दृश्य हैं। और मुझे लगता है कि अगर पसंद नहीं है तो मत देखिए, लेकिन उसको लेकर इसको हम अगर ज्यादा बल देंगे तो सरकार को तो बहाना मिलेगा, और उसके माध्यम से वे इन पर रोक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन वो जो संभावना अभी है कि एक सेक्युलर कंटेंट की संभावना जो कहना चाहिए कि मेन स्ट्रीम में जिस पर दबाव है, वो ओटीटी में उस तरह का दबाव अभी नहीं है, और इस बात की बहुत संभावना है कि उस तरह का दबाव यहाँ भी बने, और तब ऐसी फ़िल्में आएँ जैसे कि केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल्स, वो दिन ज़्यादा खतरनाक होगा, उसकी बजाय कि ऐसी फ़िल्में आएँ जिसमें कि हमारे समय का यथार्थ जो है, चाहे जिस रूप में भी आए, वो समय का यथार्थ आए, और उसके जो वैल्यूज़ हैं साझा संस्कृति के और सेक्युलरिज़्म के, और कहीं न कहीं एक डेमोक्रेटिक माहौल दिखें। आप देखिए, वो एक फ़िल्म आई थी जिसमें हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा थी, डबल एक्स। ये बिल्कुल नए तरह के विषय हैं। आप इसको इस तरह के मंच से ही पेश कर सकते हैं। और एक और चीज़, कल मैंने एक फ़िल्म देखी, फ़िल्म तो मुझे कोई बहुत पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने देखा कि ये भी एक तरह का विरोध प्रतिरोध करने का तरीका है। डबल एक्स में जो इन 2 लड़कियों में से एक लड़की का प्रेमी होता है, वो मुसलमान होता है। और कल मैं ड्रीम गर्ल 2 देख रहा था, उसमें तो हिंदू मुसलमान के बीच में प्रेम संबंध और पारिवारिक संबंध और ये सब इतना आपस में घालमेल दिखाई देता है कि थोड़ा-सा मतलब हो सकता है कि लोगों को लगे कि अयथार्थ है, लेकिन वो कम से कम एक संदेश देता है कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान ये सब मिल-जुल कर रहते हैं, प्रेम भी करते हैं, शादियाँ भी करते हैं, उनके लड़ाई-झगड़े भी होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपको लगता है या नहीं लगता मुझे नहीं मालूम। मुझे ये लगता है कि अभी जिस तरह की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में चल रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स, उसका फ़िल्म फ़िल्म वालों का एक तरह का जवाब है कि आप जो हिंदू-मुसलमान के बीच में दूरी पैदा करना चाहते हैं, हमें ये मंज़ूर नहीं है। और वो किसी न किसी बहाने, चाहे कॉमेडी के बहाने हो या किसी भी तरीके से। और यही नहीं, बवाल फ़िल्म की चर्चा मैं कभी कर चुका हूँ, वो भी ओटीटी पर ही आई थी, जिसमें हिटलर के पूरे समय की यात्रा कराई गई थी, और एक तरह से हमें याद दिलाया गया था कि हिटलर की संभावना अब भी है, और उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मेरा अपना विचार है कि अल्टीमेटली यह एक पूंजीवाद द्वारा दिया गया मंच है, जिनके हाथ में है उनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है, वो पैसा कमाएँगे। लेकिन जो फ़िल्मकार हैं, जो ओटीटी पर कुछ भी करना चाहते हैं, जो उसके द्वारा फ़िल्में बनाना चाहते हैं, धारावाहिक बनाना चाहते हैं, शॉर्ट फ़िल्म दिखाना चाहते हैं, और उन्हें वहाँ मौका मिलता है, तो ये उन पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से और किस तरह की फ़िल्में दिखाएँ। आगे धन्यवाद और कोई पारक बात? साहब। आपने आपने काफ़ी विस्तार से विश्लेषण किया और उसमें आपने पूँजीवादी माध्यम से लेकर के और तमाम सारी बातें कही। धनंजय जी, आप अभी जुड़े हैं। जब आपसे पहले अजय जी और जबरीमल पारक साहब एक-एक बार अपनी बात रख चुके हैं। आपने पारक साहब की बात सुनी। बातचीत जहाँ से शुरू हुई थी धनंजय जी, वो ये था कि ओटीटी माध्यमों पर आजकल जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, उसमें भी उसी तरह का फ़ॉर्मूला दिखने लग गया है, जैसा कि हम एक तरीके से कहें तो हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री, उसमें देखते हैं कि सेक्स डाल दो, वॉयलेंस डाल दो, गाली-गलौज डाल दो, कुछ अच्छे बड़े नाम स्टार्स डाल दो, कुछ इस तरह की थोड़ी कहानी रख दो, जो कि जिसमें राष्ट्रवाद हो, जिसमें कुछ कहीं थोड़ा कंट्रोवर्सी किया जाए, और वो फिर जो है आपका एक कंटेंट बिक जाता है। और वो भी सारा हमने देखा कि ओटीटी पर जो है इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि अब जितने बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ सारे बड़े लोगों की ही मोनोपोली एक तरीके से हो गई है। जो छोटा फ़िल्मकार है, छोटा कलाकार है, हालाँकि कलाकारों को मौका भी मिल रहा है, ये भी बात सही है, और कलाकारों के लिए ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स एक तरह की कहना चाहिए कि बहुत सारे अवसर लेकर के आए हैं कला दिखाने के, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे मान लीजिए अब चंपारण मटन जैसी एक फ़िल्म आई अभी हाल में,
उसकी बड़ी चर्चा हुई। अब जवान जैसी फ़िल्म जब सिनेमा घरों में खूब पैसा कमाने के बाद रिलीज़ होती है ओटीटी पर, तो ऐसी फ़िल्म जो छोटी फ़िल्म है, उसके लिए कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि जब कोई बड़ी फ़िल्म रिलीज़ होती है या बड़े स्टार का एक जलवा कायम हो जाता है, तो उनके लिए संभावनाओं में क्या कहीं आपको कुछ कमी दिखती है या आप भी पारख साहब की बात से सहमत हैं कि नहीं ये जो है ये कुल मिलाकर के पैसा कमाने का माध्यम तो है लेकिन इस पर किसी तरह का कोई नियमन नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन नहीं होना चाहिए सरकार की तरफ से, क्या कहेंगे आप? जी, जी। पहले तो आपको नमस्कार और पारख साहब को नमस्कार और अजय भाई को बहुत दिनों के बाद हम इधर लाए हैं और हम समय नहीं निकाल पाते हैं चूँकि अपने प्रोग्राम में हम बिज़ी रहते हैं। खैर, तो पारख साहब ने ही बढ़िया बोला, अब जितना मैंने सुना और अजय भाई भी इस चूँकि इंडस्ट्री से वाकिफ़ हैं, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए बेहतर ही राय रखी होगी। मुझे लगता है क्या है देखिए, ये जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक तो सिनेमा हॉल के कई सारे झंझटों से ये मुक्ति दिलाता है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सिनेमा हॉल के झंझट मतलब सिनेमा हॉल में पिक्चर को प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर एग्जीबिटर के पास जाता है, फिर तमाम चीज़ें होती है। बाद में चेंज आया और वहाँ से कंट्रोल होने लगा कि उसमें भी कुछ खास लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। तो बिचौलियों की संख्या ज़्यादा है सिनेमा के बीच अभी भी, लेकिन ये जो है और उसमें अलग किस्म की मोनोपोली है। ये जो ओटीटी है, ओटीटी में मुझे एक बात नज़र आती है कि बिचौलिए यहाँ घट गए हैं, कम है। एक खरीदार है जो चैनल चला रहा है और एक विक्रेता है जिसने प्रोडक्ट बनाया है और बेचा है। तो अब लेकिन एक सवाल आता है, इसलिए डिजिटल चैनल जो है, मैं इससे भी आगे अगर बात करूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी ब्रेक कर देगा डिजिटल चैनल। और लिख लीजिए कि ये 5-7 साल, जैसे कि सत्य हिंदी आपका जो जहां प्रोग्राम ये आ रहा है, वो अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है और ये इसमें वो लोग जो आप सब लोग लगे हुए हैं, सब उसमें शेयर होल्डर है एक तरह से कहिए, या हमने जो अपना चैनल शुरू किया है डिजिटल चैनल, या हमारे और कई साथी हैं जो चला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कल को ये ग्रो करेगा, एक अलग तौर पे ग्रो करेगा और ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश में जो आप कह रहे हैं कि ये समस्या आती है कि एक खास तरह की फिल्में बनती है या एक बड़े लोगों के कब्जे में चला जाता है, तो एक तो क्या है कि अमेरिका और हिंदुस्तान में बड़ा बेसिक अंतर, हम लोग इस पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी हाल में ही हमारे जो राइटर एसोसिएशन के हमारे जो प्रमुख एक्टिविस्ट हैं, वो गए थे अभी ये इंटरनेशनल राइटर्स गिल्ड की जो है मीटिंग होती है हर 2 साल पे, जो एजीएम होता है, उसमें पूरी दुनिया भर के जो राइटर्स एसोसिएशन है उनके लोग जाते हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ कई सारी बातें हुई और अब 2025 में हिंदुस्तान में होने वाला है, ये बड़ी खास बात है कि 2025 में हिंदुस्तान में राइटर्स गिल्ड की जो है का जो एजीएम होने वाला है, हम उसको ये करने वाले हैं, होस्ट करने वाले हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना होगी। तो हम लोग ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हैं सिनेमा मेकिंग की, तकनीक पे तो हम खड़े हैं वहाँ पे, लेकिन सिनेमा के जो और दूसरे आयाम हैं, जो पहलू हैं, और जो गवर्नमेंट का जो अप्रोच है, भारत के गवर्नमेंट का अप्रोच जो, या भारतीय समाजों का जो अप्रोच है, और जो अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन समाजों का अप्रोच है, वो कम्प्लीटली अलग है। हम अभी भी खूंटे से बंधे हैं और हम लोगों को खूंटे में बांध देने में यकीन करते हैं। जैसे हमारे पास सत्ता आती है, पहला काम करते हैं खूंटे में बांधते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिकन जो या जो दुनिया के और दूसरे जो ज्यादा डेमोक्रेसी पसंद लोग हैं, वो उस तरह से नहीं बांधते हैं, बड़ी छूट देते हैं। ये समझिए, ये जो यूट्यूब है या जो सोशल मीडिया है, उसमें कितनी लोगों की छूट है कि आप अपनी बात कह सको, बहुत कुछ बोल सकते हो आप। वो हमारे देश में फिल्म बनाने में सबसे बड़ा संकट आ जाता है, वो सेंसर बोर्ड आता है, वो पॉलिटिकल मूवमेंट आ जाता है, वो जो सामाजिक जो है संगठन बना लिया है, वो हमला बोल देते हैं। और उससे सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि सरकार उनके साथ जाके खड़ी हो जाती है जो हंगामा करते हैं, जो सिनेमा मेकर्स को जो परेशान करने का काम करते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए कहानी चयन में भी जो है ज्यादातर मेकर्स जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जैसे जवान की आप बात कर रहे हैं, जवान फिल्म इसलिए क्योंकि शाहरुख खान का उसमें अपना इंटरेस्ट है, प्लस साउथ की फिल्म के जो निर्देशक हैं वो थोड़े डिफरेंट है, और साउथ का सेंसर बोर्ड भी थोड़ा अलग है, साउथ की सरकारें भी अलग है। कि साउथ में जो फिल्में बनती है, मुंबई सेंसर बोर्ड उसको नहीं सेंसर करता है, वो साउथ का सेंसर बोर्ड उसको सेंसर करता है। तो कई सारी वहाँ छूट मिल जाती है। साउथ में जो सरकारें हैं, चाहे केरला की सरकार हो या तमिलनाडु की सरकार हो, बिल्कुल अलग सरकार है। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में ये जो है
पेरियार की बात होती है या जो गैर बराबरी खत्म करने की बात होती है, तो एक अलग तरीके का वहाँ की सरकार है। वो उत्तर भारत की सरकारों में वो चीजें नहीं देखते हैं। उत्तर भारत की सरकारों में वही तमाम चीजें लगी हुई है, लटकी हुई, जो बीमारियां हैं, तो उसकी वजह से हमारे सिनेमा में भी वो बीमारियां हैं। हालांकि अच्छी फिल्में भी आ जाती हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है जो कह के अपनी बात खत्म करूंगा, ये जो चैनल जहां पे आपने बात कही ओटीटी है, उन पे पकड़ उन लोगों की है जो अमेरिका से ही प्रभावित है, जो उसी तरह के सब्जेक्ट को देखते हैं। लेकिन अब वो साथ में इंडियनाइज करने लगते हैं, तो भारत में जिस तरह की पब्लिक है, भारत में जिस तरह के समाज है, भारत में अभाव है, बेड़ियां हैं, वो आडंबर है, वो तमाम चीजें हैं। तो उन चीजों को वो जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ जो चैनल में जो हेड बने रहते हैं या जो लोग काम करते हैं, उनका बहुत कनेक्ट नहीं है यहाँ के आम आदमियों के साथ। उनका कनेक्ट जो है, चूंकि वो जो है 5th फ्लोर पे जन्मे हैं, 11वें फ्लोर पे जो है बड़े हुए, और जो है 50वें फ्लोर पे वो रह रहे हैं, उनके साथ बड़ी दिक्कत है कि वो हमारे जो समाज है, जो गांव का जो समाज है, जो देश का समाज है, उससे जुड़ नहीं पाते। इसलिए साउथ की फिल्में बड़ी अट्रैक्ट करती है, जय भीम आई या जो इस तरह की जो फिल्में आई। तो ये समस्या है, और ये रहेगी, तब तक रहेगी जब तक जो है पूंजीपतियों के कंट्रोल से ये मीडियम निकल के बाहर नहीं आएगा। और डिजिटल मीडिया ज्यादा एडवांस, क्योंकि कई सारे हम लोग देखते हैं जो डिजिटल मीडिया पे बढ़िया काम कर रहे हैं या अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हालांकि उसमें भी जो है वल्गर या जो है सेक्स कॉमेडी या इसके नाम पे कई चीजें की जाती है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ बदलाव थोड़ा बहुत स्लो होता है, बहुत तेजी से हम बदलते नहीं है। हमको चीजों को समझने में, चीजों को पकड़ने में समय लग जाता है। जी, आपने बहुत बढ़िया बात दक्षिण की फिल्मों के संदर्भ में की। मैं एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, हम जब ये बातचीत कर रहे हैं तो कहीं से हमारा इस बात को लेकर विरोध नहीं है कि बड़े फिल्म स्टार्स या बड़े बजट की सिनेमा या बड़े बजट का जो कंटेंट है या जो उसके मेकर्स हैं वो अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो आप एक आशा जगाते हैं, मान लीजिए जब एक कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है तो उसमें वो लोग जिनको कि अभी तक हाशिए पर देखा जा रहा था या जिनके लिए मेन स्ट्रीम में जगह नहीं थी, अगर उनको जगह अमिताभ जी मिल रही है। एक इंटरप्ट करूंगा, मिस कर गया, मैं बता देना जरूरी है वो, तो इससे और चीजें स्पष्ट होगी। मैं बतलाऊंगा कि राइटर एसोसिएशन ने पिछले साल जो है फिल्म मेकर्स को बुलाए थे, और जो स्टूडियोज हैं, जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, उनको 20 लोगों को बुलाया गया था। एक जगह पे हमने वेन्यू तय किया था, और वहां पे वो आए थे प्रोड्यूसर्स, और हमने जो राइटर्स छांटे थे, कुछ 800 या 600 राइटरों में से हमने जो है कुछ स्क्रिप्ट छटनी की थी, 25 स्क्रिप्ट के आसपास, 30 स्क्रिप्ट के आसपास। और वो हमने उनको कहा कि आप ये राइटर हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, आप दोनों एक दूसरे से मिलिए, मोबाइल एक्सचेंज कीजिए, अपनी लाइन सुनाइए और काम कीजिए। तो उन जो स्क्रिप्ट हमने छटनी की थी, वो स्क्रिप्ट पे तो सारी स्क्रिप्ट फिल्में उस पर नहीं बनी, लेकिन उन राइटर्स को उन लोगों ने जो है ये किया और कहा कि हम जैसी कहानी बताते हैं वैसी कहानी पे काम कीजिए। एक इससे समझिए, इस लाइन के बिटवीन इसको एनालाइज कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर दूसरी बात करता हूँ कि अभी इस साल हम लोगों ने किया है कि जो है जो वेब सीरीज बनते हैं, जो ओटीटी की आप बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे याद आया अचानक कि ओटीटी की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने 40 स्क्रिप्ट तय किए, 40 प्रोड्यूसरों को बुलाया, और 40 प्रोड्यूसर के साथ 40 राइटरों को बिठाया। राइटर मतलब अगर 3 राइटर मिलकर के लिख रहे हैं तो वो हुआ, तो 40 को बिठाया, 2 दिन का हमने सेशन रखा, और वो स्क्रिप्ट जो हमने सेलेक्ट की थी, जैसे सिनेमा में सेलेक्ट किया वैसे ही वेब सीरीज में सेलेक्ट किया। और हमारे राइटर्स का पूरा पैनल होता है जो स्क्रिप्ट मंगवाता है, और उसको पहले कहानी मंगवाते हैं, फिर स्क्रिप्ट मंगवाते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर उनका जो है 1 to 1 ये करवाते हैं, मेंटोरिंग करवाते हैं, तो वो सारी करते हैं। उसका बेनिफिट ये हुआ कि समझिए पिछली बार जो है 20 प्रोड्यूसर आए थे, इस बार 40 आए, और लोग खुद प्रोड्यूसर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए करिए, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक बदलाव है, और एक बदलाव के बीच में ये है कि प्रोड्यूसर को जैसी कहानी चाहिए वैसी कहानी लिखवाते हैं, राइटर कहानी जैसी कहानी लेकर के जाता है वो उनको कम पसंद आता है। जी, मैं जो बात कह रहा था, आपने अच्छा किया, आपने स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ दी, तो उससे कंटेंट को लेकर के क्या मतलब किस तरह का विमर्श चल रहा है या किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, वो भी दर्शकों को समझ में आएंगी। मैं जो बात कह रहा था अजय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं दोबारा। दरअसल जो हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि ये हमें इस संदर्भ में देखने की जरूरत है कि क्या ये जो चिंताएं कह लें, या जो
जो भी फॉर्मूलाबद्ध कंटेंट की बात हम कर रहे हैं, वो क्या एक केवल उत्तर भारतीय मानस की समस्या है, उत्तर भारतीय हिंदी मानस की समस्या है, जिसको कि चीज़ों को कंट्रोल करने का, या जहाँ पर कि मॉरल पुलिसिंग का बड़ा हुआ है, जैसे कि धनंजय ने दक्षिण की फ़िल्मों का नाम लिया, बहुत दक्षिण के फ़िल्मकारों का नाम लिया, बहुत सारे से सिनेमा का नाम लिया। सही बात है, वहाँ बहुत सारा ऐसा कंटेंट आ रहा है जो कि ओटीटी के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है, और बहुत अच्छी फ़िल्में, बहुत अच्छी फ़िल्में। जय भीम का उन्होंने नाम लिया, बहुत सारी ऐसी फ़िल्में। अभी स्टालिन के बेटे की फ़िल्म आई थी, मामनन जो फ़िल्म आई थी, वो बहुत बहुत चर्चित फ़िल्म रही, बहुत चर्चित फ़िल्म रही। और वो ये भी संयोग है कि सनातन धर्म को लेकर के एक तरह का जो एक टिप्पणी के ज़रिए जो विवाद उठा, वो सारा का सारा उसी तरफ से आया है, और उसको लेकर के उत्तर भारत में एक अलग तरह का एक अलग तरह का आक्रोश दिखाई देता है। कम से कम जो एक हमारा एक्टिव सोशियो पॉलिटिकल क्लास है, जो कि दरअसल थोड़ा जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, जिसकी सोच जो है वो वर्तमान सत्ता समूह से मिलती-जुलती सोच है, तो कहीं न कहीं उसमें उस तरह के सिनेमा को लेकर के, उस तरह के कंटेंट को लेकर के भी रोष है। लेकिन क्या ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ़ एक उत्तर भारतीय हिंदी मानस की समस्या है? और चूँकि हम हर चीज़ को उत्तर भारतीय हिंदी मानस के नज़रिए से देखने के आदी हो गए, या हम चाहते हैं कि सब कुछ उसी तरह से देखा जाए? जैसे हिंदी का दबदबा हो, या हिंदी वालों का दबदबा हो, या हिंदी की सोच का दबदबा हो। तो क्या ये उसका नतीजा है? उसी की वजह से ऐसा हमको देखने को मिल रहा है, या हम ऐसा सोच रहे हैं? जैसा कि अभी पारख साहब ने कहा कि भई वात्स्यायन ने इस देश में हुए जिन्होंने कि कामसूत्र लिखा, तब तो कोई सेंसरशिप नहीं थी। लेकिन वो जो समाज था पारख साहब, आज का समाज तो वैसा नहीं है। आज का समाज तो जो है, अगर फ़िल्मों में कुछ कोई अगर ऐसा बोल्ड सीन दिखा दिया जाए, उसको लेकर के, हीरोइन के कपड़े तक को लेकर के, उसके कलर को लेकर के भी जो है बवाल हो चुका है। हमने देखा था शाहरुख खान की फ़िल्म पठान को लेकर के बवाल हुआ था कि हीरोइन की ड्रेस जो है वो एक ख़ास तरह के रंग की है, और गाना कुछ और कह रहा है। तो जब ऐसा समाज है, और वो सारी की सारी चीज़ें इत्तेफ़ाक से हिंदी बेल्ट में ही हो रही हैं, और हम हिंदी बेल्ट के संदर्भ में कई बार सिनेमा के दर्शकों के बारे में या फ़िल्मकारों के बारे में बात करते हैं कि उनकी समझ जो है वो शायद एक बहुत ही ख़ास तरीके के दायरे में कैद है। वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें शायद जो जो हमारी पॉलिटिक्स है, कहीं न कहीं वो उनके लिए एक बाधक बनती है, या कह लीजिए कि वो उस पॉलिटिक्स की शरण लेना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे अजय जी? देखिए मुझे लगता है कि जो मर्यादा हमारे ऊपर थोप दी गई है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, ये सारी सब कुछ हम आप जो बात कह रहे हैं ना कि हिंदी मानस है या हिंदी समाज है, उसकी अपनी दिक्कत है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, और ये हमारी संकीर्णता ही है कि हम राजनीति हो या सेक्स हो या वायलेंस हो, इन चीज़ों को लेकर के हम उदार नहीं हो पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर पर्दे पर आप देखें विदेशी सीरीज़ आप देख सकते हैं, आज ओटीटी पे उपलब्ध है, जहाँ रतिक्रियाएँ भी दिखाई जाती हैं पर्दे के ऊपर, और वो हिस्सा बनकर आती हैं, कहानी का हिस्सा बन के आती है। आपको टिटिलेट करने के लिए नहीं आती है। लेकिन यहाँ सिर्फ़ आँचल ढल जाए या किसी लड़की का स्तन दिख जाए तो हमें लगने लगता है कि अरे, अरे, अरे! ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो इन संकीर्णताओं से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे और हम उन्हें एक्सेप्ट करना स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे अंदर उदारता नहीं आएगी, तब तक ये सारी समस्याएँ चलती रहेंगी, और ये मर्यादा की चादर हम ओढ़ करके और बाकी सारा काम करते रहेंगे। मुझे लगता है ओटीटी आपको ये बड़ी आज़ादी दे चुका है और दे रहा है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा कुछ ही लोग उठा रहे हैं। बाकी ज़्यादा बेहतरीन काम वहाँ हो रहा है। लेकिन हम वो जो नाजायज़ या जो गलत हो रहा है उसकी ज़्यादा चर्चा करते हैं, जो बेहतरीन काम हो रहा है उसकी कम चर्चा और कर रहे हैं। हमने इसी प्लेटफ़ॉर्म पर कभी एक बात बताई थी कि पिछले साल हमने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी। मैं फ़िल्म क्रिटिक्स गिल्ड का मेंबर हूँ। वहाँ एक साथ बहुत सारी सीरीज़ देखने का मौका मिलता है, साल के अंत में अभी आएगा। और तब मुझे लगा था कि टीनेजर्स को लेकर के, छोटे शहर से आई लड़कियों को लेकर के जितने प्रोग्राम ओटीटी पे आए हैं, उतने फ़िल्मों में भी नहीं आए और ना आ सकते हैं। और उनमें जिस तरीके से एक सम्यक समाज, एक सम्यक सोच की बात क आप जो कर रहे हैं, वो वहाँ दिखाई पड़ता है। मुझे हिंसा से कोई दिक्कत नहीं अच्छा, वैसे भी थ्रिलर और सेक्स ये 2 चीज़ें हैं, जो ओटीटी पर सबसे ज़्यादा देखी जाती है, फ़िल्मों में भी सबसे ज़्यादा देखी जाती है।
और थ्रिलर, एक्शन, सेक्स, ये तीन ही चीजें चलती है जो हम देख भी रहे हैं। बड़े पर्दे पर भी यही सारी चीजें चल रही हैं, छोटे पर्दे पर भी यही सारी चीजें चल रही है। समाज असल में कहीं इस तरीके से हमारा जकड़ा हुआ है या ऐसे तनाव में जी रहा है जहाँ इस तरीके का रोमांच की हमको जरूरत है। हम ठहर कर कोई कहानी, ठहर कर कोई विमर्श, ठहर कर कोई विश्लेषण नहीं देखना चाहते हैं। हमें रोमांच चाहिए, हमें गति चाहिए, हमें स्पीड चाहिए, सब कुछ फटाफट होता हुआ दिखे। ये कहीं न कहीं हमारे समय की एक विडंबना है, हमारे समय का एक द्वंद है, जो पर्दे पर इस रूप में प्रकट होकर के आ रहा है। चीज़ें या कंटेंट अच्छी हैं या बुरी हैं, तत्काल उसके बारे में कोई फैसला लेना बहुत गलत होता है और सही नहीं होता है। कल ही मैं एक फ़िल्म देख रहा था यहाँ पे और एक क्यूरेटर आए थे, ईरान के हैं जो विदेशों में रहते हैं, पलायन कर चुके हैं। उनका नाम है एहसान खुशबख्त। वो दस्तावेज़ीकरण कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी फ़िल्म के बारे में अच्छा या बुरा कह देना हमारी आदत है। अच्छे-बुरे का फैसला वक़्त करता है, समय करता है। समय के साथ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं और समय के साथ जो चीज़ें आज अच्छी और पॉपुलर लग रही हैं, समय के साथ बेकार साबित हो जाती हैं। तो हमें समय पर बहुत कुछ छोड़ना चाहिए और देखना चाहिए। आपकी चिंता या हमारी चिंता वाजिब है और चीज़ों को लेके हम परेशान हो रहे हैं कि ऐसा हो रहा है या इस मीडियम को कुछ लोग हथिया रहे हैं, इस मीडियम पर कुछ लोग काबिज़ हो रहे हैं। मुझे ऐसा खतरा नहीं दिख रहा है। कुछ अपवाद रूप में ऐसी चीज़ें हो रही हैं ज़रूर, लेकिन ये कोई लॉ नहीं बन रहा है, कोई नियमन नहीं हो रहा है। दूसरी एक बात जो छूट गई पूरी बातचीत में, वो ये है कि ओटीटी के ज़रिए हम जो डॉक्यूमेंट्रीज़ देख पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हम कहीं देख ही नहीं पा रहे थे। हमारे पास कोई मीडियम नहीं था, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, जहाँ जाके डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें। आज सारे चैनल, सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखा रहे हैं और कुछ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म तो डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए ही मशहूर हैं, कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज़ ही दिखाई पड़ेंगे आपको या शॉर्ट फ़िल्म्स दिखाई पड़ेंगी। तो ये सारी भी सुविधाएँ हमारे पास आई हैं। मूवी नाम का एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे सिर्फ़ आर्टिस्टिक सिनेमा दिखाई पड़ता है और कुछ भी अनर्गल नहीं है, कुछ भी पॉपुलर नहीं है। हमारे हिंदी का और दूसरी भाषाओं का श्रेष्ठ सिनेमा वहाँ है, जो कस्टमाइज़ होकर के हमारे पास पहुँचता है। तो ये सारे चॉइसेस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ही हमें दे रहा है। सवाल है कि अगर मैं खाने से तुलना करूँ, तो जिस तरीके से आप एक आ ला कार्ट होता है, जहाँ आप अपनी पसंद के व्यंजन का ऑर्डर करते हैं। एक थाली सज के आती है हमारे यहाँ, जो ट्रेडिशन है जिसमें सब कुछ होता है और एक नया आजकल बुफ़े चला हुआ है। बुफ़े में चाट भी रख देते हैं, पास्ता भी रख देते हैं, नॉर्थ इंडियन भी रहता है, चाइनीज़ भी रहता है, सब कुछ रहता है और वहाँ जब दर्शक यहाँ जब बाराती पहुँचता है या कोई भी पहुँचता है, तो सब कुछ खाता है। उसको खुद ही अपने स्वाद का पता नहीं होता है। कि मुझे क्या देखना है, क्या खाना है। लगभग मनोरंजन की इसलिए मनोरंजन का बुफे लग गया है ओटीटी पर और किसी को मालूम नहीं है कि उसको क्या पसंद है। उसको जो दिख जाए, वो देखने लगता है और उसी में रस लेने लगता है और फिर आधा-अधूरा देख के भागता है वहाँ से। जैसे कि हम लोग थालियों में तमाम चीज़ें भर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इस तरीके की बातें हो रही हैं अमिताभ। जी, जी। बड़ी बहुत बढ़िया मिसाल दी आपने कि जो मिल जाए वो खा लेना है और अपनी थाली भर लेनी है और उसके बाद चिंता नहीं करनी कि क्या है और फिर बाद में विवेचन स्वाद का किया जाएगा जैसा कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। पारक साहब आपकी छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगा क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में पहुँच रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जो बात अजय जी ने कही, क्या दर्शक का मानस बिल्कुल वैसा ही है कि हाँ भाई, जो कुछ भी हमारी प्लेट में आ रहा है, जैसे हम शादियों में जाते हैं तो प्लेट में एक ही प्लेट में सब कुछ भर लेते हैं। और फिर उसमें से अपने हिसाब का खाते हैं तो बहुत सारा जो है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें क्या उसी तरह से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर दर्शक का व्यवहार चल रहा है? क्या आपको लगता है कि ओटीटी कंटेंट को लेकर के दर्शक की सोच कुछ ऐसी ही है कि जैसा अजय जी ने कहा कि नहीं सेक्स और हिंसा उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं देखता हूँ और आम तौर पर इस तरह की बातें सुनाई देती हैं, ख़ास तौर से हिंदी बेल्ट को लेकर के मैंने अब कहा, वहाँ जो एक दर्शक है जिसको कि अभी हमारी वर्तमान राजनीतिक सांस्कृतिक जो समझ बन रही है, जो इस समय का दौर है, उसमें मॉरल पुलिसिंग का बड़ा ज़ोर है और उसको लेकर के समय-समय पर आवाज़ें उठती रहती हैं कि फलाँ जगह, फलाँ फ़िल्म में, फलाँ सीरियल में ये दिखाया गया, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वगैरह-वगैरह। तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि क्या ये मूल रूप से
एक हिंदी पट्टी के दर्शक की समस्या है? क्योंकि हिंदी पट्टी की राजनीति जो है वहाँ पर भी बहुत सारी सेंसरशिप लागू है अलग तरीके से। हम जब देख रहे हैं कि खाने-पीने से लेकर के कपड़े तक के रंग को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं या बोलने-चालने को लेकर के, तो दर्शक का मनस भी कुछ उसी तरह का बन रहा है। आपको क्या लगता है? एक तो सबसे पहले जो भोजन के उदाहरण दिए, उसमें एक तीसरा विकल्प और है। वो विकल्प ये है कि आप जाइए रेस्टोरेंट में, बैठ जाइए, मेनू देखिए और फिर उसमें से जो आपको पसंद हो, उसका ऑर्डर दे दीजिए, ठीक है? तो ना बूफे की ज़रूरत है, ना थाली की ज़रूरत है, ठीक है? वो भी कर सकते हैं और वो करते हुए उसमें क्या होता है कि आप आज गए, आज आपका मूड था साउथ इंडियन खाने का, साउथ इंडियन का ऑर्डर दे दिया। कल गए आप, आपका जो है इटालियन खाने का मूड हुआ, आपने इटालियन खा लिया। यानी कि अल्टीमेटली आपको ही तय करना है कि आपको क्या करना है। जहाँ केवल बुफे का ही विकल्प हो, वहाँ दिक्कत होती है। उसमें खाने वाले को समझदारी की ज़रूरत होती है, लालच की नहीं। अगर वो लालच से चलेगा और हर चीज़ अपने प्लेट में रखने की कोशिश करेगा, तो आधी चीज़ें उसे छोड़नी पड़ेगी और उसे मज़ा नहीं आएगा। तो फ़िल्म के बारे में ये बिल्कुल सही जो है रूपक उन्होंने बाँधा है कि फ़िल्म का कोई भी आपको एक तो अपनी अभिरुचि को पहचानना होगा कि आपकी अभिरुचि किस तरह की है और उस अभिरुचि के अनुसार आप फ़िल्में, सीरियल वग़ैरह देखें। ये ज़्यादा बेहतर है और दूसरा है कि आप हर तरह की चीज़ें का स्वाद लेना चाहते हैं, तब आप एक साथ ना करें, उसे क्रम से करें और ठीक से पहचानें। यानी कि कहने का मतलब जो है, वो यह है कि एक दर्शक के तौर पर आप मैच्योर होने की कोशिश करें। आप ये पहचानने की कोशिश करें कि अगर मुझे किस तरह की फ़िल्म देखनी है, कौन निर्माता, कौन निर्देशक है जो बेहतर दे सकता है, कौन कलाकार हैं जिनकी फ़िल्म देखकर मुझे ज़्यादा आनंद आएगा या ज़्यादा कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खोला और जो भी पहले दिख गया वो देखने लगे और फिर कहा क्या बकवास है। ये नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये है कि अल्टीमेटली एक दर्शक हिंदी समाज का दर्शक शायद उतना मैच्योर नहीं है। हालाँकि इस तरह का कोई सर्वे हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन दिखता है कि साउथ के लोगों की तुलना में नॉर्थ के लोगों की सीमाएँ तो है। वो जी। सीमाएँ जो है, उसके कारण भी कई सारी दिक्कतें हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जितनी सीमाओं की चर्चा की जाती है, उतनी सीमाएँ नहीं हैं। है, लेकिन निश्चित रूप से ये भी बदलता हुआ समाज है और बहुत सारी चीज़ें ये भी अब ग्रहण कर रहा है। मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे मैंने कल ड्रीम गर्ल 2 का उदाहरण दिया कि अब मतलब एक ऐसे समय में जहाँ स सत्ता जो है पूरी तरह से कोशिश करी है हिंदू-मुस्लिम के बीच में दूरी और भेदभाव पैदा करने की, उन्माद पैदा करने की, वहाँ एक ऐसी फ़िल्म को टीवी पर, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर देखा जा रहा है, जिसमें कि इसी की सबसे ज़्यादा उपेक्षा है। यानी कि वो वहाँ हिंदू-मुसलमान जैसा कि वास्तव में होता है, उसी तरह से वे एक-दूसरे के साथ है, एक-दूसरे के बीच में है, एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और ये सब कुछ है। इसी तरह से सेक्स की बात लें हम, तो आपको ध्यान होगा एक आयुष्मान खुराना की फ़िल्म आई थी जिसमें शेफ़ाली भी थी डॉक्टर जी। आप ये देखेंगे कि इस तरह की फ़िल्में आज से 10 या 15 साल पहले नहीं बन सकती थी। विकी डोनर या इसी तरह से वो पीकू फ़िल्म जिसमें अमिताभ बच्चन और वो थी। मतलब ये शुभ सब मंगल विषय सावधान, हाँ? शुभ क्या मंगल कौन-सी? सावधान भी है जी। हाँ, सुमंगल सावधान और सुमंगला अति सावधान। ये सब विषय जो है, हिंदी समाज में, घरों में इनकी बात करना ममानियत थी, उनकी मनाही थी। अब वो बच्चों के साथ बैठकर भी इनमें से कई सारी फ़िल्में देखते हैं और खूब हँसते हैं सब जने। तो इसलिए मेरे ख़्याल में एक समाज बदल रहा है, मैच्योर हो रहा है, जो राजनीतिक कारणों से
इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, जनता कई बार उसका अच्छा जवाब भी दे देती है। पठान का उदाहरण हमारे सामने है कि हो हल्ला मचाया गया, लेकिन लोगों ने उसी के कारण जाके देखा भी फ़िल्म को। तो इसलिए मेरे ख्याल हिंदी समाज को ऐसा मत समझिए कि अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, वो आगे जा रहा है। जी, धन्यवाद और पारक साहब। एक आखिरी जी, बात, जी, और जी। इसका एक बड़ा प्रमाण यह है कि जय भीम या दूसरी जो साउथ की फ़िल्में बनती है, वो हिंदी दर्शकों के बीच में भी खूब लोकप्रिय होती हैं, और वो इसलिए लोकप्रिय होती हैं क्योंकि हिंदी समाज भी बदल रहा है। जी, ये आपने एक आशावादी जो जिस नोट पर आपने अपनी बात खत्म की है, हम अपनी बातचीत को भी उसी उसी पर समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है और आज की बातचीत जो थी वो ओटीटी कंटेंट के बारे में थी। लेकिन जैसा कि हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, ये चिंताएँ जो हम कर रहे हैं कि फ़ॉर्मूलाबद्ध हो गया या वहाँ पर सेक्स की या हिंसा की या बड़े बजट के लोगों की कुछ भरमार है और उसकी वजह से जो अच्छे लोग हैं या अच्छा सिनेमा है या अच्छा वेब सीरीज़, अच्छी कंटेंट है, उसको कहीं जगह नहीं मिल रही है। ये बात नहीं है, हिंदी दर्शक का मानस भी बदल रहा है कहीं न कहीं और उसके लिए भी ओटीटी के जो मंच हैं, उन्होंने ही कोशिश की है, उन्हीं की वजह से बदल रहा है कि आपको अपनी भाषा में डब किया हुआ कंटेंट या कि सबटाइटलिंग के ज़रिए वो कंटेंट मिल रहा है, जो कि आप आमतौर पर नहीं देख पाते थे। तो इससे भी कहीं न कहीं दर्शक का मानस बदल रहा है। ये एक बहुत एक अच्छा संकेत है। तो इसी नोट पर हम आज अपनी बात खत्म करते हैं। इस बहुत दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसे बहुत सब्र के साथ देखा सुना।